तो इस वीडियो में दोस्तों हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है दोस्तों, क्यों निकालना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालते कैसे हैं। उसके लिए दोस्तों वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लेते हैं और एक्स एक्सिस पर यहाँ पे स्ट्रेन कंसीडर करते हैं और एक ग्राफ निकालते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालना है वो मटेरियल की एक वायर दोस्तों यहाँ पे फिक्स की जाती है। ओके, ये मशीन पर भी टेस्टिंग होता है लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक वायर यहाँ पे फिक्स की जाती है। ओके, जिसका एरिया आपको पता है, एरिया इसका ए है मान लेते हैं, ये एरिया आपको पता होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लोड लगाया जाता है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक मास अटैच किया जिसकी वजह से यहाँ पे एफ फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, दोस्तों इस फोर्स की वजह से मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कुछ चेंज होगी। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ डेल्टा एल चेंज हो गई, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी। ठीक है, तो इसकी लेंथ डेल्टा एल से चेंज होने पर क्या होगा, यहाँ पर अब एक रेजिस्टिंग फोर्स बनेगा, रेजिस्टिंग फोर्स एफ जितना ही बनेगा। ओके, तो अब दोस्तों इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम देख चुके हैं। और स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर का स्ट्रेन क्या होता है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस फोर्स के लिए दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेन के वैल्यू के लिए कुछ स्ट्रेस की वैल्यू होगी, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे मास अटैच करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, कुछ और लेंथ चेंज होगी, स्ट्रेन की कुछ अलग वैल्यू मिलेगी एक्स्ट्रा और स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ गया स्ट्रेस बढ़ गया। ओके, फिर और मास अटैच करते जाएंगे हम लोग, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी दोस्तों, स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने पर मासेस ये कब तक अटैच करने हैं, जब तक दोस्तों ये वायर ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा दोस्तों वो कुछ इस तरीके का होगा। ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो पहले पॉइंट को हम पी बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे ई बोलेंगे, ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे दोस्तों हम इसको यू बोलेंगे। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पर ये जो वायर है ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे पॉइंट्स बोले हैं, हमने यहाँ पे इसको पी ई यू बी बोला है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अभी। अब देखते हैं दोस्तों इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओ पॉइंट बोला है। ओके, तो दोस्तों ये ओ से पी तक का जो रीजन है, सबसे पहले देखिए ये ओ से पी तक का जो रीजन है इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है दोस्तों, ओ से पी तक स्ट्रेस जो है ये स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल रहेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ओ से पी तक स्ट्रेस जो है दोस्तों स्ट्रेन को यहाँ पे प्रोपोर्शनल रहेगा। सो प्रोपोर्शनल लिमिट तक दोस्तों स्ट्रेस इज क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी है दोस्तों कि पहले स्ट्रेन आता है कि स्ट्रेस आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपने यहाँ पे मास अटैच किया तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ चेंज होगी, फिर ये इसको रेजिस्ट करेगा फर्दर चेंज के लिए। ठीक है, तो पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन, फिर ये रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है दोस्तों कि ऐसे पढ़ाते हैं, पहले स्ट्रेस आता है फिर स्ट्रेन आता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा, पहले लेंथ चेंज होगी फिर ये इसको रेजिस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट को हमने बोला है दोस्तों प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ से पी तक स्ट्रेस जो है ये स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों ई पॉइंट। तो इस ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये जो ई पॉइंट है इसका जो कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेस है, ये पॉइंट का जो स्ट्रेस होगा इसको बोलेंगे दोस्तों इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, या इस पॉइंट को भी इलास्टिक लिमिट बोल सकते हो आप। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है दोस्तों, इस पॉइंट तक आपने लोड को अटैच किया और फिर पूरा लोड निकाल दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ चेंज हुई थी ये पूरा अपना जो शेप है पूरा रीगेन कर लेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट तक दोस्तों आपने लोड को हटा दिया, इस पॉइंट तक जाने के बाद आपने लोड को हटा दिया, तो जितनी भी लेंथ चेंज हुई थी वो पूरी रीगेन हो जाएगी। इसीलिए मतलब यहाँ तक उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, इसीलिए इस पॉइंट को दोस्तों इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर आपको क्या लिखना है, बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स अप टू पॉइंट ई। तो इस पॉइंट तक अगर पूरा के पूरा फोर्स आप निकाल देते हो तो बॉडी अपने जो शेप है वो वापस रीगेन कर लेगी। ठीक है, इसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं होगा इस पॉइंट तक। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने लोड बढ़ाते गए दोस्तों, स्ट्रेन बढ़ता गया स्ट्रेस बढ़ता गया, यहाँ पर जा करके अगर आपने छोड़ा लोड को, पूरा लोड हटा दिया तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप ई पॉइंट से आगे लोड बढ़ाते गए दोस्तों, मान लेते कि एक पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक में इसको सी बोला है। ठीक है, हम भी यहाँ पे सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लोड बढ़ाया और उसके बाद लोड को पूरी तरह से हटाया सी पॉइंट तक, तो क्या होगा दोस्तों, बॉडी जो है अपना पूरा के पूरा जो शेप है वो रिगेन नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन उसके अंदर बचेगा। ओके, तो जब आपने यहाँ पे लोड को छोड़ा तो ये पूरा जीरो पे आ गया, मतलब रीगेन ओरिजिनल साइज एंड शेप हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपने इस पॉइंट पर अगर लोड को हटा दिया पूरे से,
तो बॉडी पूरा के पूरा जो है अपना ओरिजिनल शेप चेंज नहीं कर पाएगी, इतना सा स्ट्रेन जो है उसके अंदर बचेगा, मतलब थोड़ा सा उसका जो लेंथ चेंज हुआ है वो बचेगा वहाँ पे। ओके, तो इस पोर्शन को दोस्तों परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर परमानेंट स्ट्रेन भी बोल सकते हो आप, परमानेंट स्ट्रेन, दिस इज परमानेंट स्ट्रेन। ओके, तो जब आपने यहाँ पे लोड को छोड़ा इस पॉइंट के बाद, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये बॉडी जो है अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा स्ट्रेन उसके अंदर बचा रहेगा। ओके, इस ई पॉइंट को दोस्तों इल्ड पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है, इसको देखिए इल्ड पॉइंट भी बोला जाता है। इल्ड पॉइंट, इल्ड का मतलब क्या है कि सरेंडर कर रहा है आप। अब यहाँ से यहाँ तक तो इसने स्ट्रेस मतलब क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इतने लोड तक तो इसने रेजिस्ट किया। अब यहाँ से आगे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये रेजिस्ट नहीं कर रहा है, उसको सरेंडर कर रहा है। ओके, इस लोड को सरेंडर कर रहा है, तो अभी स्ट्रेन बढ़ेगा, सिर्फ स्ट्रेस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, मतलब ये मटेरियल इस पॉइंट पे सरेंडर कर रहा है, सरेंडर का मतलब होता है इल्डिंग, इसीलिए इसको दोस्तों इल्ड पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद दोस्तों आप अगर यहाँ पे और मासेस ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, स्ट्रेन और बढ़ता जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पर देखिए कर्व बढ़ता जाएगा, लेकिन अब स्ट्रेस नहीं ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सरेंडर कर चुका है दोस्तों मटेरियल, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा 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 यहाँ पे बढ़ता है, और एक पॉइंट आ जाता है यू पॉइंट, इससे आगे दोस्तों स्ट्रेस की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। इस यू पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है, ये होता है दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ये मटेरियल कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है दोस्तों, उसको यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, ये अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू होगी। अगर उसके बाद भी दोस्तों आप यहाँ पे लोड बढ़ाते गए तो क्या होगा, इसके आगे दोस्तों इसके अंदर नेक फॉर्मेशन होता है, नेक फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो है इस वायर का शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा, ये नेक फॉर्मेशन, इस पॉइंट पे यहाँ पे दोस्तों नेक फॉर्मेशन होना शुरू होता है, नेक फॉर्मेशन। ओके, नेक फॉर्मेशन के बाद भी अगर आपने मासेस ऐड करना शुरू कर दिए तो ये कर्व ऐसे जाता है, और इस बी पॉइंट पर ये जो वायर है दोस्तों ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, लोड अगर ई पॉइंट से पहले पहले आप पूरा निकाल देते हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन करेगी, लेकिन ई के आगे दोस्तों अगर आप लोड बढ़ाते जाते हो तो ई के आगे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। इसके आगे जो है दोस्तों, ये देखिए, इस ई पॉइंट के आगे अगर आप लोड को बढ़ाते हो तो इस ई पॉइंट के आगे जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, प्लास्टिक रेंज में आ चुका है मटेरियल अब। तो इस पॉइंट के आगे का जो रीजन है उसको दोस्तों प्लास्टिक रीजन या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने निकाला है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए निकाला है। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या, कि जो जो कॉपर जैसा होता है, ओके, कॉपर या फिर आप सिल्वर बोल सकते हो, या माइल्ड स्टील, जिसकी वायर बनाई जा सकती है, उस मटेरियल को दोस्तों डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप लोड अटैच करते जाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर, इसीलिए देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखिए, स्ट्रेन ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो अगर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल निकालिए, तो आपको ये डायग्राम निकालनी है, आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालना है, उसके बाद ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है इसको समझाना है दोस्तों यहाँ पे, फिर इलास्टिक लिमिट को समझाना है, इलास्टिक लिमिट को भी यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ये लिखना है आपको। उसके बाद इसी पॉइंट पर अगर आप पूरा के पूरा लोड रिमूव करते हो तो क्या होता है दोस्तों कि ये पूरा अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन नहीं कर पाता, कुछ परमानेंट स्ट्रेन उसमें बचता है। ओके, ई पॉइंट के आगे वाले रीजन को दोस्तों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, नेक फॉर्मेशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपके वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल देखा है। डक्टाइल मटेरियल मैंने आपको बता चुका हूँ, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जिसकी वायर आप निकाल सकते हो उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर की वायर निकाल सकते हो आप, माइल्ड स्टील की वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको दोस्तों डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। लेकिन एक और मटेरियल होता है जिसका नाम है दोस्तों ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मतलब क्या, कि जो आपका चौक होता है, बोर्ड पर लिखने वाला जो चौक होता है, वो क्या होगा, अगर ऊपर से फेंकोगे तो नीचे जाके फूट जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को दोस्तों ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि ग्लास हो गई हमारी, कांच, ठीक है, तो ये ग्लास भी एक ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन जो है दोस्तों ये भी ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन का अगर ब्लॉक ऊपर से आप नीचे फेंकोगे तो ये टूट जाएगा, कास्ट आयरन भी एक ब्रिटल मटेरियल होता है। चौक आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एज्यूम कीजिए कि चौक है, यहाँ पे एक चौक है, ओके, यहाँ पे आपने फिक्स किया हुआ है और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो कुछ इस केस जैसा ही। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, क्या इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज होगी, थोड़ी सी लेंथ चेंज होगी और ये टूट जाएगा बीच में से। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे आता है दोस्तों, देखिए इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस में आपको यहाँ पे लेना है क्या, स्ट्रेस हमेशा की तरह, और एक्स एक्सिस में आपको यहाँ पे स्ट्रेन कंसिडर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लोड अटैच करते जाओगे थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, और
जैसे ही लोड बढ़ता है दोस्तों ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट्स मिलेंगे, एक प्रोपोर्शनल लिमिट, बहुत छोटा प्रोपोर्शनल लिमिट मिलेगा, ये बहुत ही कम स्ट्रेन होगा ये, ठीक है। और दूसरा मिलेगा यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए पूछते हैं तो दोस्तों ये डायग्राम आपको निकालनी है, ओके, जहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट होगा और ब्रेकिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल पूछते हैं तो दोस्तों इतने पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ये देखिए एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वायर निकल सकती है ना, ओके, इसकी वायर निकल सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत लेन चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखिए चॉक के केस में या फिर ग्लास के केस में क्या हो रहा है दोस्तों, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा लोड बढ़ाने पर क्या होता है, टूट जाता है यहाँ पे, तो इसकी वायर नहीं बन सकती, ओके। तो दोस्तों ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज़ क्या है दोस्तों, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज़ यही है कि हमें कोई भी मटेरियल हो उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी है, उसकी वैल्यूज़ हमें मिल जाती है। तो उन वैल्यूज़ का क्या करते हैं हम, तो सपोज़ दोस्तों देखिए यहाँ पे एक क्रेन है, मान लेते हैं एक क्रेन है, जो क्रेन लोड उठाने के लिए काम आती है इंडस्ट्री में, एज्यूम करते हैं हम, ये यहाँ से एक वायर बंधी हुई है और यहाँ पे हमेशा आप लोड अटैच करते हो और ये क्रेन जो है उसको दूसरी जगह पर रखती है, लोड उठाने के लिए ये क्रेन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वायर सेफ़ तभी रहेगी दोस्तों जब इसके अंदर हमेशा जब लोड उठाते हो इसके अंदर ये जो इलास्टिक लिमिट है इससे कम स्ट्रेस होगा, ओके। अगर इस वायर के अंदर का स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से आगे बढ़ जाएगा तो हर बार इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी और ये उसके बाद कभी भी टूट सकता है, ओके। लेंथ हमेशा चेंज होती जाएगी, अगर लोड अटैच करोगे तो कभी भी ये टूट सकता है। तो हमेशा जब आप यहाँ पे लोड अटैच करते हो तो आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि इस वायर के अंदर इस इलास्टिक लिमिट की जो स्ट्रेस की वैल्यू है इससे ज़्यादा वैल्यू डेवलप नहीं होनी चाहिए, वैसे आपको इसको डिज़ाइन करना होगा। तो इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं दोस्तों, ये इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें मेन जो इन्फॉर्मेशन मिलती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से वो क्या मिलती है कि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज समझ आती है, ठीक है। तो वन यूज़ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ वी नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल प्रॉपर्टीज़ लाइक यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालना है आपको। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे निकालिए डक्टाइल मटेरियल के लिए, और अगर ब्रिटल मटेरियल पूछते हैं तो ये लिखना होगा आपको, ओके। और डक्टाइल मटेरियल पूछते हैं तो ये सारा अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। दोस्तों हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मटेरियल की, जैसे कि डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होता है, मेलिएबल मटेरियल क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है, ओके। उसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।